वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, कि अब हमारा स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर और वो होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन। ये पार्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्टिकुलरली फिजिक्स पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन से लेके 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, वेक्टर अलजेब्रा, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, 1 डायमेंशनल कोलाइजन, 2 डायमेंशनल कोलाइजन, ये जितनी सारी बातें आपने पढ़ी वो इकट्ठा इस यूनिट में आएगा। आपने कितना बेहतर उसको पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, ये सारी बातें इस यूनिट में क्या होगा, एक साथ आने वाला है। तो सबका टेस्ट होगा। जब हम इसके प्रॉब्लम लगा रहे होंगे तो इसमें सारी बातें आ जाएंगी। तो अगर मान लीजिए किसी भी जगह पर अगर यहाँ इसमें आपको दिक्कत होने लगे तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पीछे जो कुछ भी आप पढ़ रहे थे उसमें कोई ना कोई समस्या है, कहीं ना कहीं कमी छूट गई है। तो खास करके जो हमने ऑब्जर्व किया पर्टिकुलरली वो क्या कि कंपटीशन के अंदर एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के होते हैं। चाहे कोई भी कंपटीशन उसको उठा के देख लीजिए, एक या दो एक से दो क्वेश्चन, प्राय 2 क्वेश्चन होता है। अगर किसी में कम हो गया तो 1 रहेगा, लेकिन 2 रहते ही रहते हैं। तो इसके बगैर ना आप बोर्ड में कोई बेहतर कर पाएंगे, नहीं आप जो है सो किसमें, कंपटीशन में बेहतर कर पाएंगे। तो ये यूनिट चलने वाला भी है बहुत लंबा, काफ़ी लंबा चलेगा। ये हमको लगता है कि इसकी वीडियो बनाते मैंने 15-20 वीडियो बन जाएंगे इसके रोटेशनल मोशन के। मैंने जितना लंबा है ये और जितने सारे एप्लीकेशन इसके अंदर है, आज तो बस इंट्रोडक्शन होने वाला है। और हम लोग जो पहला टॉपिक्स देखने जाएंगे वो होगा हमारा क्या, सेंटर ऑफ मास पर ही चर्चा आज पूरी ना हो पाएगी। तो आज हम लोग जस्ट इस यूनिट का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और वही हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पहले इसका नाम तो जस्टिफाई कर लिया जाए कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्यों ले रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते किसको है। तो ए पार्टिकल और number of particles collectively taken under consideration for the observation is called system of particles। हिंदी में समझ लें, एक पार्टिकल या एक से ज़्यादा पार्टिकल को जब आप अपने अवलोकन में, ऑब्जर्वेशन में लेते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, एक सिस्टम कह लेते हैं। ये सिस्टम अब किसी तरीके से, ये सेल्फ चॉइस की बात हो सकती है या आपका जो इवेंट है उसके हिसाब से ये सिस्टम क्या होता है, डिसाइड होता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे के साथ कोलाइड किया या कुछ भी, तो ये 2 ऑब्जेक्ट जो हो गए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये जो सिस्टम है सिस्टम के अंदर आ गया, है ना। तो इसकी चर्चा हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जो इस वीडियो को सीधे देख रहे हो तो समझ लें कि सिस्टम की बात जब कर रहे हैं तो मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स जिनको हम ऑब्जर्वेशन के लिए उसको हम लोग सिस्टम ऑफ कहते हैं। अब यहाँ पर बात स्पेशली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की क्यों हो रही है, तो इसके लिए हम लोग कुछ बातों को समझें। क्या समझें, वो समझने के लिए बात ये है कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को, कौन से ऑब्जेक्ट को भैया, कौन से ऑब्जेक्ट को, चलिए इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऐसे इसको रोटेट करा दें, और रोटेट करा करके, है ना, देखिए जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों रोटेशनल मोशन में ये बात हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की बात हम करते हैं। रोटेट करा कर अगर फेंकते हैं क्या होगा, देखिए ये एग्जांपल बड़ा हमेशा आता है लेकिन है बड़ा सटीक कि क्यों हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं रोटेशनल मोशन में।
है ना। तो अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं, एक मान लीजिए क्या उम्मीद करते हैं, इनफैक्ट क्या होगा कि ये एक ऐसा पाथ होगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है आप कभी यहाँ पर ऐसा, फिर कहीं यहाँ पर ऐसा घूम जाएगा, ऐसा घूमता हुआ क्या होगा, फिर कभी ऐसा घूम जाएगा, फिर कभी ऐसा घूम जाएगा, जो घूमते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, है ना, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, घूमते हुए जाएगा, ऐसा टर्न करते हुए क्या होगा, ये जाएगा। तो अब यहां पर दो तरह का मोशन हो गया, एक हो गया ट्रांसलेशनल और दूसरा हो गया रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन हो गया भैया, और दूसरा हो गया रोटेशनल मोशन, है ना। तो रोटेशनल मोशन तो ठीक है कि ये घूमते हुए जा रहा है, ठीक है, ये घूमते हुए जा रहा है, करेक्ट, ये घूमते हुए जा रहा है। और रोटेशनल मोशन की कौन कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट खुद ही क्या होता है, ऐसा नचते हुए, ऐसे नचते हुए, सब नचते हुए क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अब जो पाथ ट्रेस करने की जब बारी आएगी कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन, तो कौन से पार्टिकल को पकड़ ले, ऑब्जेक्ट एज ए होल का बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो पाथ ऑफ मूवमेंट, एक्चुअल पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन होगा क्या, भारी समस्या कि आखिर हम लेंगे क्या, कि इस ट्रांसलेशनल मोशन में एक्चुअल पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, एक समस्या ये हो जाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक बॉल क्या हो रहा है, किसी सरफेस के ऊपर, ये सब बातें फिर से दोबारा आएगी, है ना, फिर से दोबारा आएगी। एक सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, रोल डाउन हो रहा है, ठीक है, रोल डाउन हो रहा है। तो ये ऐसे जो घूम रहा होगा, यहाँ पर भी अपनी इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर अपनी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी होगी रोटेशनल मोशन के कारण, यहाँ पर भी इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। ये पार्टिकल, ये नीचे वाला पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा होगा, ऐसा कर घूम रहा है, ऐसा से घूम रहा है, तो ऐसा घूम रहा है, तो यहाँ इसकी होगी। यहाँ पर कोई पार्टिकल लेंगे तो उसकी अपनी वेलोसिटी होगी, यहाँ के पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी होगी, यहाँ के पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी होगी। तो अगर हम लोग एक्चुअल पाथ ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन लेना चाहते हैं, या एक्चुअल मोशन किसकी हो रही है, या किसकी वेलोसिटी को हम भी कह लें, है ना, किसकी वेलोसिटी को हम भी कह लें, चाहे इसमें हो या इसमें हो, कि एट द इंस्टेंट क्या है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ये कहाँ से किस तरीके से हम इसको क्या करें, कैलकुलेट करें। एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहा है ना। जब मास एज ए होल क्या हो सकता है, अगर रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हो, तो उस जगह पर एक भारी समस्या होगी कि ट्रांसलेशनल मोशन के पाथ को आप कैसे डिसाइड करेंगे। ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है, और इसी कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए और भी कुछ है, खैर उसकी हम चर्चा हम लोग करेंगे। सेंटर ऑफ मास की बात आती है, सेंटर ऑफ मास की बात क्या होता है, आता है। और सेंटर ऑफ मास, अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल में हम लोग ये कह सकते हैं, द एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पॉइंट वेयर द एंटायर मास इज लोकेटेड। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट इनसाइड हो या आउटसाइड हो, ये इनसाइड आउटसाइड दोनों भी हो सकता है ना, इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट वेयर द एंटायर मास इज लोकेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, जहां पूरा पॉइंट। इसमें भी ये जो पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, तो पहला एग्जांपल जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि हर पॉइंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग उसका पाथ ऑफ मूवमेंट होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा इसमें जो बिल्कुल ये जो हम डॉटेड लाइन पैराबोलिक पाथ का बनाया है उसी पर रहेगा हमेशा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, या इसको हम लोग ऑब्जर्व करें और कैलकुलेट तो बाद में करें, पहले ऑब्जर्व करें, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसी पाथ के ऊपर होगा। कौन सा पाथ, पैराबोलिक पाथ के ऊपर होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा उसका कौन सा, सेंटर ऑफ मास। और यहां पर भी देखें,
है ना। यहाँ पर नीचे वाले एग्जाम्पल में भी देखिए, नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए तो ये जो इसका यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ये भले ही घूम रहा होगा, रोल डाउन हो रहा होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है बीच में, जो सेंटर है, क्योंकि ये क्या है हमारा रेगुलर ऑब्जेक्ट है ना, रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप, स्फीयर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब क्या है, रेगुलर शेप है। इसकी वेलोसिटी एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पर होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पर होगा। यही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास भी होगा, यही सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास भी होगा। और जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी इसी को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग इसी को पकड़ के चलेंगे। इंटरेस्टिंगली जब हम लोग बात करते हैं फोर्स F इक्वल टू ma, F नेट इक्वल टू ma, F नेट इक्वल टू ma की जब हम बात करते हैं तो F नेट, तो इसमें व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसका है, एक्सीलरेशन इसके सेंटर ऑफ मास का है भैया, एक्सीलरेशन इसके सेंटर ऑफ मास का है ना। ओके, हम बात उसके सेंटर ऑफ मास की करते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं हो तो आप एक्सीलरेशन ए लिख दिए, ठीक है। और अगर यदि मोमेंटम की भी बात करते हैं तो P इक्वल टू mv की जब हम बात करते हैं मोमेंटम, तो वेलोसिटी किसकी लेते हैं, सेंटर मास की हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना। तो ये तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। और लिटरली कहीं भी कैलकुलेशन करने के लिए चलेंगे या कुछ उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट कंसिडर करना कन्वीनियंट हो जाता है। इट बिकम्स कन्वीनियंट ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट। और ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस में, बहुत सारी जगहों में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। इवन कि हम लोग जब रोटेशनल मोशन में जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाएंगे, वहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन की बात आएगी, एक पॉइंट आएगी जहाँ पर की बात कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसको स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म ऑटोमेटिकली क्या कर जाता है, डेवलप कर जाता है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं माइन्यूटली। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई एजम्पशन नहीं किया गया है कि सेंटर ऑफ मास को एज्यूम कर लिया, जी नहीं भाई, आप खुद ही आप उसको ऑब्जर्व कीजिए तो यही होगा ना, जो जिसके वेलोसिटी पर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, जो एक्चुअल वेलोसिटी इसकी होगी उसी वेलोसिटी से ये पॉइंट जा रहा होगा, यानी कि टोटल मास इस जगह पर क्या है, कंसंट्रेटेड है ना। इसमें भी अगर नोटिस किया जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा, और वो पॉइंट क्या होगा, इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। वो पॉइंट क्या हो रहा होगा, इसके पैराबोलिक पाथ पर घूम रहा होगा, करेक्ट है ना। एक ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करें, चलिए एक ऑब्जर्वेशन और करते हैं, थोड़ा सा एडवांस ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैराबोलिक पाथ में आपने यहाँ से एक रॉकेट को छोड़ा, ठीक है, कौन सा रॉकेट, अरे वाला स्पेस वाला रॉकेट नहीं भाई, वो जो दिवाली में जो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, फटता है। ये ऐसा करते हुए जाता है और यहाँ आकर के मान लीजिए फट जाता है, यहाँ आकर के ये फट जाता है, ठीक है, यहाँ करके फट जाता है। फटने के बाद क्या उम्मीद करते हैं कि जो ब्लास्ट पार्टिकल्स होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ, तो ये ब्लास्ट पार्टिकल्स किधर जाएंगे, तो इसका जवाब, सीधा जवाब क्या जवाब है, इसका जवाब ये है कि ये चारों तरफ छिटकेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्लास्ट होकर के ये ऐसा पूरा का पूरा ब्लास्ट ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं होगा, या पूरा का पूरा ब्लास्ट ऐसा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये ऐसा ही चल जाएगा। मैंने ब्लास्ट पार्टिकल्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, वो फैलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहले ऑब्जेक्ट था उसका सेंटर ऑफ मास इस पर ट्रेवल कर रहा था, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगा नहीं, ठीक है जी। जब ये ब्लास्ट हुआ तो इंटरनल फोर्सेस लगे, तो ब्लास्ट भले ही हो जाए, ये ब्लास्ट पूरा हो गया, ब्लास्ट हो गया, फट गया, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास अब
अभी भी इसी पाथ पर ट्रेवल करते हुए आएगा। मतलब कि ये ब्लास्ट पार्टिकल कुछ इस तरीके से बिखरेगा चारों तरफ, है ना, चारों तरफ बिखर करके आएगा, गिरेगा चारों तरफ इसके, कि सेंटर ऑफ मास इसके अलोंग ही क्या होगा, यहाँ तक ये पहुँचेगा। करेक्ट है ना। तो कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो हमको खुद ही क्या करता है, आपको फोर्स करता है कि आप किसी ऐसे किसी कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। ये एक फाइंडिंग है। जो लोग भी फिजिक्स की स्टडी की और स्टार्टिंग में जिन लोगों के पास समस्या आई कुछ इस तरह की बातों को सॉल्व करने का या इस तरीके की बात को सॉल्व करने का, कि अगर बात करते हैं अगर टॉप पर की वेलोसिटी की है तो वी सी एम, अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक v वेलोसिटी के साथ तो खुद ही घूम रहा है और एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हो जाएगी, तो यहाँ पर की वेलोसिटी एक्चुअल बढ़ जाएगी। यहाँ की अगर बात करें तो एक वेलोसिटी इसके ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एक रोटेशनल मोशन का जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो पीछे की तरफ होगी, तो यहाँ पर ये वी सी एम माइनस v1 की बात आ जाएगा, है ना। अलग अलग बातें आने लगेंगी इसमें, अलग अलग पॉइंट बजाइएगा तो अलग अलग इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होने लगेगी, जबकि अलग अलग वेलोसिटी होने लगेगी, जबकि इसकी सेंटर ऑफ मास की एक फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, है ना। ये तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिसाइड करने पर जब हम आते हैं तो खुद ब खुद हमको एक वो फोर्स करेगा, आपको आपके थॉट को उस डायरेक्शन में धकेलेगा कि आप देखिए कि ये पॉइंट जो है सो क्या हो रहा है, आपका एक्चुअल ट्रांसलेशनल मोशन के पाथ को क्या कर रहा है, बता रहा है ना। तो यहाँ पर भी ये एक्चुअल ट्रांसलेशनल मोशन के पाथ को क्या कर रहा है, वो बताएगा कि कौन सा पाथ से एंटायर ऑब्जेक्ट फटने से पहले जिस पाथ से जा रहा था तो सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पर रहा होगा, और फटने के बाद क्या हो रहा है, वो फटने के बाद फट ही ऐसा रहा है जिससे उसका सेंटर ऑफ मास स्टिल भी उसी लाइन पर क्या रहता है, बरकरार रह जाता है ना। तो ये एक बात हो गई। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं भैया। तो जैसे कि हमारे पास सन है और चारों तरफ हम जानते हैं अर्थ है, मून है, मून इज गोइंग राउंड द अर्थ एंड अर्थ इज गोइंग राउंड द सन। तो एक प्रश्न है और वो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि अर्थ along with moon is going round the sun और moon along with earth is going round the sun, इसमें से सच कौन सा है। अर्थ मून को लेकर के सन के चारों तरफ घूम रहा है, जवाब तो ज़्यादातर लोग यही बोल देंगे कि हाँ अर्थ जो है सो मून को लेकर के चारों तरफ उसके घूम रहा है, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन पाथ ऑफ मूवमेंट फिर क्या लेंगे, पाथ ऑफ मूवमेंट क्या लेंगे, क्योंकि दोनों मास घूम रहा है ना उसके चारों तरफ। पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का पाथ ऑफ मूवमेंट फिर क्या लेंगे तुम, अर्थ का ले लें, चाहिए होगा नहीं। तो इसलिए कि तब यहां पर अर्थ और मून के ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं ना कहीं इन दोनों का मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और जहां पर इनका सेंटर ऑफ मास होगा एक्चुअल जो पाथ ऑफ मूवमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास का पाथ ऑफ मूवमेंट ही क्या होगा, इस सिस्टम का पाथ ऑफ मूवमेंट कंसीडर किया जाएगा। गॉट इट, है ना। तो ये हो गई हमारी कॉन्सेप्ट, किस बात से लेकर के, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बात लेकर के, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग ये अब इसके आगे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कैसे करेंगे रेगुलर फिगर के लिए और इरेगुलर फिगर के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फॉर एनी फिगर के लिए देखें, जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सेंटर ऑफ मास क्या निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक्स वाई एक्सिस ले हैं, किसी प्लानर ऑब्जेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, किसी प्लानर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पहले फार्मूला देख लिया, हालांकि फार्मूला तो एक बेसिक फार्मूला है जो अगर कहीं कुछ नहीं अप्लाई हो पाएगा तो हमारा ये अप्लाई होता है। तो लेट इट देयर बी ऑब्जेक्ट, ये चीज़ देखते देखते जो लोग भी पढ़े लिखे होंगे इसको पक गए होंगे, ठीक है।
दिस ऑब्जेक्ट मे बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम लोग बहुत सारे n पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ समझ सकते हैं। और each particle let's suppose m1 may be at a certain position r1, okay, from the origin। इसी तरीके से कोई m2 पार्टिकल होगा जो सेंटर ओरिजिन से r2 पोजीशन पर होगा। इसी तरीके से कोई m3 पार्टिकल होगा, वो क्या होगा, r3 पोजीशन पर होगा। इसी तरीके से हमारा कोई m4 पार्टिकल होगा जो r4 पोजीशन पर होगा। पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोग जरा देखने जा रहे हैं, पहले वेक्टर फॉर्म में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास RCM, RCOM भी बहुत लोग लिखते हैं, RCM भी बहुत लोग लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, सीधे लिखने का नहीं है, समझने का है। 10 तक के बच्चे सभी लोग मीन निकालना जानते हैं, मीन निकालना जानते हैं। और मीन ऑफ रैंडम डाटा प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी दिया रहा, क्या निकालते थे, याद कीजिए। तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, एक्स मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही हुआ करता था ना रैंडम डाटा के लिए। सिग्मा एफ एक्स माने ये था ना हिस्सा, f1 x1 प्लस f2 x2, ऐसे ऐसे करके लेकर के या क्या करते थे, f1 प्लस f2 प्लस f3, ये सब लोग किए हैं, सब लोग किए हैं ऐसा। वही चीज यहाँ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ना। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, मासेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और मास ही हर पार्टिकल का मास ही उसकी फ्रीक्वेंसी को बताएगा कितना ज़्यादा है ये मास। जो पार्टिकल आप चुन रहे हैं वो कितना हैवी है, कितना मास है उसका, वही एफ की तरह काम करेगा। R1 R2 R3 ये सब क्या होगा, एक्स की तरफ काम करेगा, पोजीशन की तरह काम करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो फार्मूला बनता है आपका M1 R1 प्लस M2 R2, ऐसा करके डॉट 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 लेते हुए अपना M1 प्लस M2 प्लस ऐसा ऐसा, मतलब इसको आप लिखने के लिए सिग्मा MIRI I इक्वल टू 1 से लेके n तक, और सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना, ये ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब जरा सा इसको, चूंकि कोई पोजीशन r जो है वो हो सकता है कितना, xi प्लस कितना yj, वेक्टर रिजोल्यूशन की बात करते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम ये तो सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर की बात करें, ये कीजिए भैया, ये है ना, ये ठीक है, यहाँ वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म को आप छोड़ दीजिए। अब आइए जरा कोऑर्डिनेट फॉर्म में, रिजोल्यूटेड फॉर्म में। तो अगर x y इसके कोऑर्डिनेट बन गए, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो x बन जाएगा कितना, वही यही m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस ऐसा ऐसा डॉट डॉट डिवाइडेड कितना m1 प्लस m2 ऐसा। y कोऑर्डिनेट m2 y2 प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन अप टू m1 प्लस m2 ऐसा। अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर होता तो इसी में xi प्लस yj प्लस zk होता, तो इसमें एक चीज़ और बढ़ जाता, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा, जो कि m1 z1 प्लस m2 z2 ऐसा लेते हुए m1 प्लस m2 ऐसा होगा। चलिए, जब बात थ्योरी कर रहे हैं तो थोड़ा इस बार हम लोग ये कर लेते हैं। ऐसे भी तो पॉसिबल होगा कि मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाए, है ना, अनइवन हो जाए, तो उस जगह पर जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो निकालने का तरीका होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन m इज द एंटायर मास, या इंटीग्रेशन ऑफ dm भी लिख सकते थे। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऑफ dm जो कि खुद से m हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया है। अरे लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन भी तो सम ही होता है ना, माने बहुत क्लोज मीनिंग है उसका, लेकिन थोड़ा सा उसमें
एडवांस लेवल में है, उस पर हम चर्चा जब इंटीग्रेशन में आएगा तो हम करेंगे। तो ये सिग्मा MR लिखते हैं वही तो होता है ये इंटीग्रेशन का मतलब, लेकिन ये माइन्यूट लेवल पर चलता है, ये माइन्यूट लेवल पर चलता है, यही इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है। अगर y कोऑर्डिनेट निकालने की बारी आएगी तो y dm इंटीग्रेशन ये m हो जाएगा अपॉन m, या z कोऑर्डिनेट निकालने की बात आएगी तो z dm अपॉन कितना m। तो ये बेसिक फार्मूला बना, ये बेसिक फार्मूला बना, ये पता तो सबको होना चाहिए। हम अप्लाई कब करेंगे नहीं करेंगे है ना, ये अलग बात है, लेकिन ये बेसिक फार्मूला है। बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, टूल किट में कोई 10 नंबर का रेंज होता है, कोई 11 का, कोई 12 का, कोई 13 का। एक होता है स्लाइड रेंज जो स्लाइड करता है, जो किसी जगह वो टूल्स क्या होता है फिट हो जाता है। तो ये स्लाइड रेंज, ये कहीं फिट हो जाएगा, ये कहीं फिट हो जाएगा, लेकिन अगर हर बार आप इसको उठाइए तो ये लेंदी होता है। तो कुछ कंफर्टेबल मेथड भी होंगे, क्या होंगे, कंफर्टेबल मेथड्स भी होंगे। तो कंफर्टेबल मेथड कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कुछ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को भी इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ हम लोग देखने के लिए चलेंगे कि रेगुलर फिगर में सेंटर ऑफ मास कितना फटाफट हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर फिगर पर हम आते हैं, रेगुलर फिगर पर हम लोग आते हैं। ठीक है जी, चलिए रेगुलर फिगर एक देखिए, पहला कंडीशन समझ लीजिए। कंडीशन क्या है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, कंडीशन, देन ज्योमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब कि अगर ये सर्कलर रिंग हो या डिस्क हो, वट एवर इट मीन, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, रिंग के शेप में हो या डिस्क के शेप में हो, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, ये तो यही इसका सेंटर और सेंटर ऑफ मास होगा। स्फीयर की बात करते हैं तो भी इस शेप में तो इस तरीके से तो तीनों बात आ जाती है ना। ये जो हम लोग 2 डायमेंशन बनाते हैं, रिंग हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, डिस्क होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो यही हो जाएगा। अगर हमारा कोई स्क्वायर है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, रेक्टेंगल के भी साथ यही बात आ जाएगी, रेक्टेंगल के साथ क्या होगी, यही बात आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल। रोम्बस होगा तो भी बात ये आ जाएगी, पैरेललोग्राम होगा तो भी ये बात आ जाएगी, पैरेललोग्राम हुआ तो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा। ये आप अगर 2 डायमेंशनल फिगर है तो एक बात जरूर चेक कीजिएगा, किसी भी चीज़ के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए, जो भी लाइन सेंटर ऑफ मास से पास करेगा वो उसको 2 इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जरा से देखिए तो यहाँ पर से कोई भी लाइन आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो जानना जरूरी है। तो सेंटर ऑफ मास से जो भी लाइन, ये देखिए सेंटर ऑफ मास से यहाँ से कोई भी लाइन पास कीजिए 2 इक्वल एरिया में, ये भी एरिया इक्वल, ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं, या इससे यहाँ से लीजिए, ये यहाँ से लीजिए, या यहाँ से लीजिए, या यहाँ से लीजिए, ये 2 इक्वल एरिया में क्या करेगा, बांट देगा। हमेशा से सेंटर ऑफ मास से जो पार्ट पास करेगा वो 2 इक्वल एरिया में, यानी 2 इक्वल मासेस में, इधर का मास जितना उधर का मास भी उतना ही, एकदम तय है उसमें। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जिससे ऑलवेज पासिंग आउट लाइन उस ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल मासेस, अगर मासेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 2 इक्वल एरियाज में अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो वो उसका क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ मास हो सकता है। पॉइंट को याद रखिएगा। अब जरा एक बात बताइए, ट्रायंगल की बात अगर हम करते हैं, एक ऐसी लाइन बताइए जो 2 इक्वल एरिया में बांटता है। ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन बताइए जो 2 इक्वल एरिया में बांटता है। पता है आपको, पता है या नहीं पता है, पता है या नहीं पता है, ये बताइए। तो पता अगर नहीं पता, पता नहीं पता तो पता कीजिए।
क्या आपने मीडियन का नाम सुना है? मध्यिका कहते हैं हिंदी में उसको, मध्यिका, मीडियन। उसका क्या डेफिनेशन है? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के अगर मिड पॉइंट से आप ज्वाइन कर देते हैं, ये लाइन मीडियन कहलाता है, मध्यिका कहलाता है, और टू इक्वल एरिया में ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। करेक्ट। चलिए अब दूसरी बात, दूसरी तरफ से आइए, दूसरे तरफ से आइए, ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ए डी हो गया। अच्छा चलिए, अब बी वर्टेक्स के साथ इसके मिड पॉइंट को अगर कनेक्ट करते तो ये भी तो मीडियन ही हुआ। तो ये लाइन भी इसको टू इक्वल एरिया में, एडी लाइन और बी लाइन, एडी लाइन भी टू इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बी लाइन भी टू इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एडी लाइन जितना टू इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब एडी पर ही कहीं सेंटर ऑफ मास है। करेक्ट। और बीई भी दो इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी बी पर ही क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो देखिए, अगर किसी रेगुलर फिगर के लिए आपके पास टू डिफरेंट लाइन मिल जाए जो उसको दो इक्वल एरिया में क्या कर रहा होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, चाहे फिगर कोई भी हो। हाँ, मासेज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही जरूरी है। करेक्ट। ओके, मासेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हैं बात। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी रेगुलर फिगर के लिए का सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए। रेगुलर फिगर वाले केस में आप इसको बिंदास क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना जानते हो, अगर मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड है, ए का बी का कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड है x1 y1, सी का कोऑर्डिनेट प्रोवाइड है x2 y2 और ए का कोऑर्डिनेट प्रोवाइड है x3 y3, तो पता है इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लोग पढ़ चुके होंगे उसके हिसाब जानते हैं क्या होगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेंटर ऑफ मास हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब x1 y1 x2 y2 या x3 y3 जो कुछ भी रहा हो, है ना। वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल तो हम लोग जरूर करेंगे सेंटर ऑफ मास को डिसाइड करने के लिए, अदरवाइज लोग के बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बताना ज़्यादा क्या होता है? सही होता है। अदरवाइज कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है कि हम सेंटर ऑफ मास को किस तरफ से ले रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़े, कुछ और बातें हम लोग सीखें। एक क्वेश्चन लिया जाए, क्या क्वेश्चन लिया जाए जी? देयर इज ए स्क्वायर, देयर इज ए स्क्वायर। ओके, स्क्वायर होगा, स्क्वायर जैसा लग रहा है, थोड़ा सा और बड़ा होगा। हाँ चलिए, स्क्वायर शेप में कोई है ना। और कह ये रहा है, अभी तो खैर कोई भी सेंटर ऑफ मास इसका बता देगा कहाँ पर है ना, कहाँ पर है ये तो बता देगा, है ना। कह रहा है कि, और थोड़ा ये लाइन ठीक नहीं, हाँ, तो वो दो लाइन जो इसको इक्वल एरिया में बांट रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये भी मैं बता रहा था, है ना, ये मैं अभी बतला रहा था। ठीक है ये, चलिए। कह रहा है कि इसमें से एक पीस 1/4 ऑफ द मास हैज बीन डी, वन स्क्वायर से वन को निकाल लेते, मतलब इसको हटा दिया जाए। वेयर इज द न्यू सेंटर ऑफ मास? न्यू सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? चलिए, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी इस्तेमाल करेंगे, ओरिजिन का भी इस्तेमाल करेंगे, और कुछ देर के बाद बिना उसके भी करेंगे, इसके साथ उसको भी करेंगे, नहीं भी करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? चलिए अगर इसको मान लें कन्वीनियंस के लिए ले, चलिए कन्वीनियंस के, इसको 4m मास कंसीडर कर ले रहे हैं, 4m मास कंसीडर कर ले रहे हैं। उसमें से एक टुकड़ा, एक स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बाहर हो जाएगा? m मास बाहर हो जाएगा। m मास क्या होगा? बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये बचा कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन आपका, अब ये पोर्शन क्या है? बचा है।
ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं कि इनके मासेस कहाँ हैं, इनका पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इनका ये जो स्क्वायर से बच गए बाकी के 3 टुकड़े। तो अगर ये टोटल साइड, चल कन्वीनियंस के लिए 2a इधर भी ले लेते हैं, 2a इधर लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट a0, ये तो 0 0 हुआ भैया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2a लेंथ ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट a0, इसका कोऑर्डिनेट 2a0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 2a और a, इसका कोऑर्डिनेट a है ना, और इसका कोऑर्डिनेट 2a 2a, इसका कोऑर्डिनेट a 2a, इसका कोऑर्डिनेट 0 2a, इसका कोऑर्डिनेट कितना 0 और a, ऐसा कोऑर्डिनेट होगा। खैर कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये लाइन होगा a/2 और इधर भी a/2। तो ये वाला पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो जरा फिगर गंदा नहीं करते हुए a/2 इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, a/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 3a/2 हो जाएगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट है a/2 3a/2, ठीक है। अगर बात करें किसकी, इसके सेंटर ऑफ मास की, तो a/2 है ना। तो a/2 में ले लिए, हालांकि 4a ले लिए होते तो शायद कंफर्टेबल हो जाता, खैर जाने दीजिए, चलता है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 3a/2 एंड a/2। तो अब हमको तीनों का सेंटर ऑफ मास, सेंटर क्या है पता है, मासेस सेम है। तो जब मासेस सेम है तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगाएंगे m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, ये वाला फार्मूला m1 प्लस m2 प्लस m3, करेक्ट। फार्मूला तो ये लगाना है, तीन मासेस हैं, तीनों का अपना अपना सेंटर ऑफ मास होगा, तो इनका जो सेंटर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो अब हम लोग क्या करें। अच्छा एक बात ठीक है, 4m ले रहे हैं तो इच पीस का मास कितना है, m है। तो जरा सा x कोऑर्डिनेट पर आते हैं तो m लिखेंगे इसमें, इस वाले में भी, और m लिखेंगे इस वाले में भी, और m लिखेंगे इस वाले में भी। अब ये m प्लस m, तो एक चीज़ हम यहाँ क्वेश्चन नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट बताने, जो m ऊपर से कॉमन कीजिए, नीचे 3m होगा, m कट जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो जब मासेज इक्वल हो ना, तो लिखने का नहीं, जरूरत नहीं है लिखने का, सीधे सीधे क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, मतलब जितने हैं डिवाइड उतना, 3 पार्टिकल है तो 3 से डिवाइड, 2 पार्टिकल है 2 से डिवाइड, 4 पार्टिकल है 4 से डिवाइड, ये चीज़ हम लोग इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो मासेस अब लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अरे वैसे भी देखो ना भैया, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया ना, बना ना ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक पॉइंट वहाँ से यहाँ पॉइंट वहाँ, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, अभी तो एक फार्मूला बता रहे थे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x1 कितना है, a/2, x2 कितना है, इसको मान लीजिए x2 कितना है, तो 2a नहीं 3a/2, a/2 3a/2, और x3 कितना है, a/2 डिवाइडेड कितना भैया 3। तो 3 ठो a/2, 4 ठो a/2, 5 ठो a/2, तो 5 ठो a/2 इंटू 3, तो 5a/ कितना हो गया 6। Am I right? क्या मैं सही हूँ? a/2 3a/2 एंड a/2 बिल्कुल सही। तो इसका x कोऑर्डिनेट 5a/6, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए आइए, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो y कोऑर्डिनेट वो a/2 एंड 3a/2, ये भी 5a/6 हो जाएगा, 5a/6 हो जाएगा, है ना, 5a/6, 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 तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5a/6 और
5a/6 किसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे? इसके सेंटर ऑफ मास के 5/6a। तो a से कम, जरा मैं इस लाइन को हटाने वाला, इस पोर्शन को मैं अब आपके समझाने के लिए हम लेने वाले हैं। ये तो डॉटेड ले लेते हैं, कहाँ चला गया होगा ये सेंटर, इसको हम लोग देखना चाहते हैं, है ना जी। तो इसको हम लोग देखना चाहते हैं, तो 5a/6 मतलब कहीं ना कहीं ये a नहीं जाएगा, x में भी 5a/6 यानी कि आपके इस थोड़ा सा कम यहाँ, ठीक है। और इसमें कहाँ y में भी यहाँ, ठीक है, 5a/6 कम। तो ये वो पॉइंट होगा, जरा देखो तो ये मीडियन होगा ना, मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट मिलाने वाला, ये और इसका मिड पॉइंट मिलाने वाला, ये यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये 5a/6 से इसके क्या हो जाएंगे? सेंट्रॉइड हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर अगर यदि थोड़ी बारीकी सी देखी जाएगी तो पता चलेगा ये इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड। वैसे भी सेंट्रॉइड कहीं तो फार्मूला लगा है, लगा भी तो फार्मूला सेंट्रॉइड का ही है। तो 5a/6 जो होगा ये इसका सेंट्रॉइड ही तो होगा, ठीक है। चलिए तो देखा जाए अब कुछ और प्रॉब्लम। तो अब हम लोग देखेंगे क्या भैया, 2 पार्टिकल सिस्टम को हम लोग देखने के लिए चलेंगे, है ना। 2 पार्टिकल सिस्टम में ज़्यादातर बातें 2 पार्टिकल सिस्टम से रिलेटेड होती है। चलिए मास एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसके लिए ठीक है, हम इसके कोऑर्डिनेट भी x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ले सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, कौनो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कुछ कन्वीनियंस के लिए हम ओरिजिन को अपनी इच्छा से, आर्बिट्रेरी, स्व इच्छा से क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, चुन सकते हैं, चॉइस हमारी है। तो ऐसे सिचुएशन में एक बात तो तय होता है कि ये लाइन जॉइनिंग द मासेस पर होगा। तो अगर किसी एक को आप ओरिजिन पर रख दीजिएगा, 0 0 पर रख दीजिएगा, है ना, तो दूसरा का कोई एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0, ठीक है। किसी एक एक्सिस पर रख दीजिए, है ना, एक एक्सिस पर रख दीजिए, x एक्सिस पर रख दीजिए। तो इसको ओरिजिन पर रख देते हैं, एक्सिस पर रख देते हैं, तो जानते हैं सेंटर ऑफ मास की बात। अब यहाँ करेंगे सेंटर ऑफ मास की बात तो क्या होगी, है ना, यहाँ इसकी बात करेंगे तो XCM इक्वल्स टू, या इसकी डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस d से लीजिए ना, है ना। तो d से लीजिए XCM इसका टू कितना होगा? M1 x1, M1 और x1 0 है तो 0 हो गया, प्लस M2 x2 यानी m इंटू M2 इंटू d अपॉन M1 प्लस M2 यानी सेंटर ऑफ मास M2d अपॉन M1 प्लस M2, करेक्ट। दूसरी बात अगर मान लीजिए इधर इसको आप ओरिजिन ले लेते हैं, माइनस प्लस के झंझट को छोड़ दीजिए, तो कि इधर नेगेटिव या पॉजिटिव लेते हैं, अगर इसको ओरिजिन लेते हैं तो क्या होता? यहाँ से डिस्टेंस होगा, तो XCM क्या होता? M1d अपॉन, मान इधर से तब d, डिस्टेंस काउंट इधर से होता, M1 प्लस M2। तो इधर से देखेंगे तो M2d इसका मास अपॉन M1 प्लस M2, उधर से देखेंगे तो M1d अपॉन M1 प्लस M2, माने इसका मास और टोटल मास का रेशियो कितना है? मतलब XCM याद रखिए तो जरा, जिसको ध्यान कीजिए तो क्या होगा? मास अदर साइड का इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, माने ज्वाइंट मास, ये होता है ना, मास दूसरे का डिवाइडेड टोटल मास इनटू डिस्टेंस। चलिए एक चुटकी में चिपकाइए तो 10 kg का ये है, 5 kg का ये है, 5 kg का ये है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? किधर? इधर से देखते हैं, चलिए इधर से देखते हैं।
एक्स उधर का मास बटे टोटल मास इंटू 10, उधर का मास अपॉन टोटल मास इंटू 10, 5/15 10/3, मैंने इधर से 10/3, 10/3 उधर से देख लीजिए, तो इस साइड से उस साइड से देख लीजिए तो 20/3 हो जाएगा। देखो तेरे इधर देखिए तो उधर का मास बटे टोटल मास इंटू डी मतलब 10, देखिए तो ये 2/3 आ गया, 2/3 यानी 20/3 है ना, 20/3 हो रहा है ना, 2 × 10/3 करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा एक चीज गौर कीजिए, वो गौर करने वाली बात क्या होगी कि मासेस के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा, वो जो पॉइंट होगा ना इनके इससे और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा x cm, तो x1 cm x2 cm की बात करें अगर, तो ये डिस्टेंसेस की बात करें है ना, d1 d2 की बात करें। चलिए अब इसको थोड़ा सा हटा करके d1 d2 की बात, इधर से इसका डिस्टेंस d1, इधर से इसका डिस्टेंस d2। अगर आप d1 को d2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं क्या आने वाला है, d1 से d2 को मल्टीप्लाई करने वाला m2 to m1, m2 to m1 आने वाला है, यानी m1 d1 इक्वल टू m2 d2 होने वाला है। मास और सेंटर ऑफ मास का ये जो d1 और d2 का डिस्टेंस है, इनका प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कभी भी ये चीज, ये रिलेशन को, इस रिलेशन को क्या कर लेंगे आप, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जब कहीं पर आप लगा रहे हो। यानी 2 पार्टिकल सिस्टम है तो जो सेंटर ऑफ मास जहां से है वहां से भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते। एक और तरीका है इसको देखने का, अगर मान लीजिए यहीं पर ओरिजिन आप ले लिए होते, यहीं पर क्या कर लिए होते, ओरिजिन अगर आप ले लिए होते तो यहां पर अगर ओरिजिन ले लिए होते तो होता क्या। अब जरा प्रॉपर साइन के साथ हम लोग आएंगे है ना, प्रॉपर साइन के साथ आएंगे तो देखिए तो ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है 0 m1 d1। अब इधर वाला माइनस ले लेंगे, इधर प्लस ले रहे हैं, इधर क्या लेंगे माइनस m2 d2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इधर चला गया तो m1 d1 माइनस m2 d2 इक्वल टू कितना 0, यानी m1 d1 इक्वल टू m2 d2 हो जाएगा। देखिए यही चीज हम निकाले थे। मतलब ये कि 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वीनियंस होगा ये। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, ये बात शायद इस वीडियो में हम लोग नहीं देख पाएंगे, अगली वीडियो में देख पाएंगे, क्योंकि 50 मिनट के आसपास का वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग खास करके जब कटआउट फिगर, अभी जो हम बोल रहे थे ना कि ये इसमें से ये अगर फिगर कट कर गया तो बिना उसके भी हम लोग निकाल सकते हैं है ना, बिना उसके भी निकाल सकते हैं। या ऐसा कोई सर्कुलर रिंग है, इससे अगर क्या हो एक सर्कल और काट के निकाल लिया जाए तो इस चीज़ का इस्तेमाल उसमें क्या होगा इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। इसको इसलिए यहाँ पर रेफर में दे रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें है ना। उसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल उसमें करेंगे और ईजिली सेंटर ऑफ मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। और कुछ इरेगुलर फिगर के लिए भी हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे। तो डोंट मिस द इवेंट्स। तो इस यूनिट को कोई मिस ना करे और मेरे साथ बने रहे। चलिए तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।